संवाद उपनिषद श्रृंखला में आज का विषय स्त्री पुरुष और संप्रेषण भाग एक पुरुष और स्त्री के बीच स्पष्टतः जो अंतर होता है उसका प्रभाव संप्रेषण में भी स्पष्ट रूप से झलकता है। एक स्त्री का संसार उसकी भावनाओं में रहता है, जबकि पुरुष का संसार उसकी ज्ञान शक्ति, बौद्धिक क्षमता तथा जनता की दृष्टि में स्थापित उसकी प्रतिष्ठा में होता है। पुरुष अपने व्यवहार में स्वतंत्रता की अनुभूति भी चाहता है। दोनों ही बातूनी होते हैं। स्त्रियां ज्यादातर समूहों में बात करती हैं और पुरुष ज्यादातर सार्वजनिक क्षेत्र में। एक स्त्री अपनी भावनाओं को संप्रेषित करने, मित्र बनाने तथा संप्रेषण का आनंद लेने में विशेष रुचिशील होती है। दूसरी ओर एक पुरुष सामान्य रूप से बिना यह सोचे कि दूसरों की प्रतिक्रिया क्या होगी मुक्त रूप से बात करता है, जबकि वह चाहता है कि प्रस्तुत विषय में उसकी श्रेष्ठता सिद्ध हो सके। उसके संप्रेषण का अपना तरीका होता है। तर्क वितर्क तथा लंबी बहस से वह घृणा करता है। मित्र बनाने में उसकी कोई रुचि नहीं होती और प्रायः वह भावनाओं में भी नहीं बहता। वह चाहता है कि उसकी बात पूरी होते ही लोग उसके बारे में चर्चा करें। वह सदा अपनी सार्वजनिक छवि को सुधारने तथा एक विशेषज्ञ के रूप में प्रस्तुत होने का ही प्रयत्न करता है। यह भी एक तथ्य है कि स्त्री और पुरुष के शरीरों की अंदरूनी रचना में कोई भिन्नता नहीं होती। वही ऊर्जा क्षेत्र, वही द्रव पदार्थ और वही गैसीय दुनिया, किंतु यह आवश्यक नहीं है कि उनके स्पंदनों की तारतम्यता, संचरण और रूपांतरण की गति, ऊर्जाओं की हलचल तथा दिशाओं में भी एक रूपता ही हो। इसी प्रकार यह भी हो सकता है कि उनके वंशाणु, उनके प्राणों की संरचना, उनके मंतव्य, भावनाओं के घनत्व और अंतर्बोध आदि समान नहीं हो। पुरुष ब्रह्मा का प्रतिनिधि होता है, सृष्टि का पुरुष सृष्टा और स्त्री उसकी कर्मजा शक्ति होती है, सृजन और संहार की शक्ति होती है। स्त्री पुरुष के पौरुष का उपभोग करती है। ब्रह्मा नारी की प्रतिरूप सरस्वती के माध्यम से तथा विष्णु लक्ष्मी के माध्यम से सृजन करते हैं। यदि स्त्री अंश सुप्त रहता है तो पुरुष की शक्ति भी कहीं दिखाई नहीं देती है। जैसे कि अंगुलियां तभी हलचल करेंगी जबकि उनमें ऊर्जा का संचार होगा, किंतु यदि ऊर्जा ही सुप्त होगी तो वे हलचल नहीं करेंगी। व्यवहार में स्त्री ही पुरुष की प्रतिनिधि होती है। पुरुष की अपेक्षा उसके व्यक्तित्व में अनेक विशेष आयाम होते हैं। भारत में सभी नारी देवियों के 10 हाथ बताए गए हैं, जबकि पुरुष देवों में अधिकतम 4। इन 4 हाथों से हम यह अर्थ निकाल सकते हैं कि ये शक्तियां सभी 4 दिशाओं में विद्यमान हैं, किंतु उनके योगदान का निर्धारण उनके नारी प्रतिरूपों के द्वारा ही किया जाएगा। स्त्री और पुरुष दोनों की भूमिका का लक्ष्य एक ही होता है। ये पृथक रहकर कार्य नहीं कर सकते। स्त्री पुरुष का सृजन करती है, उसको प्रशिक्षण देती है, उसको स्वयं में परिवर्तन लाकर तथा परिस्थिति को स्वीकार करते हुए व्यवहार करने को बाध्य करती है। वह पुरुष का मार्गदर्शन करती है और एक मार्गदृष्टा की भूमिका का निर्वाह करने की शिक्षा देती है। स्त्री को समझ पाना एक पुरुष के लिए कठिन होता है, अतः सामान्य रूप से वह लापरवाह नहीं हो सकता। पुरुष प्राय अनियमित होते हैं, किंतु स्त्री में हमेशा सुनिश्चितता होती है। जो खेल उसके चारों ओर अथवा उसके नाम से चलता रहता है, स्त्री उसकी खिलाड़ी होती है। सामान्यतः पुरुष अपने काम की जगह तथा साथियों तक सीमित रहता है। अन्य किसी काम में वह विशेष दखल नहीं देता जब तक कि स्त्री द्वारा दबाव नहीं डाला जाए। स्त्री ही उसकी प्रेरक शक्ति होती है। पुरुष अपने वंशानुक्रम, पारिवारिक इतिहास और आध्यात्मिक लक्ष्यों के प्रति अधिक गंभीर होता है। स्त्री इन सब कार्यों में उसकी पूरक बनकर कार्य करती है। वह मार्ग को सुगम बनाने हेतु वातावरण का निर्माण करती है। वह उसके प्रतिफलों को बांटती भी है। पुरुष नई पीढ़ी का सृजन करने के लिए एक निश्चित अनुपात में पिछली 7 पुरुष पीढ़ियों के वंशाणु साथ लेकर चलता है। स्त्री मातृ पक्ष की पिछली पीढ़ियों के वंशाणु माँ से बेटी की परंपरा से लेकर चलती है। यह अपेक्षाकृत अधिक जटिल प्रक्रिया होती है। अतः माँ पृथ्वी की प्रतिनिधि बनकर तथा बीज ग्रहण कर उसका पोषण करती है।
एक छोटे से बीज से शरीर, उसके सारे अंग तथा मस्तिष्क आदि विकसित होते हैं। स्त्री के शरीर की रासायनिक संरचना ऐसी ही होती है। स्त्री शरीर के रसायन पीयूष ग्रंथि के स्त्रावों से होते हैं तथा भावात्मक शक्तियों का उन पर नियंत्रण होता है। इन रसायनों के साथ पुरुष से भिन्न एक अलग ही भावात्मक धरातल जुड़ा होता है। ऊर्जा के धरातल भी भिन्न होते हैं। अतः जब उनका रूपांतरण विचारों में होता है तो वे भी पुरुषों से सर्वथा भिन्न ही होते हैं, और अंत में जब इन विचारों को या तो शब्दों के माध्यम से अथवा कर्म के रूप में प्रकट किया जाता है तो उनके अर्थ ही बदल जाते हैं। स्त्री सदा ही एक असाधारण संप्रेषक होती है। वह संप्रेषण के सूक्ष्म से सूक्ष्म विवरण को भी समझने में सक्षम होती है। वह सभी उम्र के मानवों के साथ संप्रेषण करती है, यहाँ तक कि भले ही दूसरा संप्रेषण करने में समर्थ नहीं होता। जैसे कि शिशु, सबसे अच्छा संप्रेषण हमेशा मातृभाषा में ही होता है। जीवन तथा पारस्परिक संबंधों के विषय में स्त्री गहरी दृष्टि रखती है। वह जीवन की जन्मजात प्रबंधक होती है। जीवन से जुड़ी समस्याओं की स्त्री को अधिक चिंता रहती है। छोटी से छोटी सूचना में भी वह रुचि लेती है तथा प्रत्येक जानकारी को महत्व देती है। पुरुष की अपेक्षा उसका निरूपण अधिक प्रखर होता है। इसके साथ ही वह अपने आप को शुद्ध रूप से छुपाने की कला में भी दक्ष होती है। विस्तार का उल्टा संकुचन स्त्री का मुख्य कार्यक्षेत्र होता है। जब भी संभव होता है और वह महसूस करती है कि सब कुछ उसके नियंत्रण में है तो वह अपने इस अधिकार का प्रयोग करती है। वह सदैव दूसरी महिला से स्वयं को बड़ा महान महसूस करना चाहती है। चाहे व्यक्ति हो या वस्तुएं, सबको अपने अधिकार में रखने की उसकी तीव्र भावना होती है। वह स्वयं को अपने मकान और परिवार के प्रत्येक भाग का अंश और अंग मानती है। अग्नि सदा दूसरी वस्तु का भोग करती है। यही स्थिति स्त्री की है, जो कि पुरुष की उपभोक्ता है। एक स्त्री और पुरुष के बीच यही सबसे बड़ा अंतर है। यह सार्वभौम व्यवस्था का ही एक भाग है। स्त्री ही सृष्टि की वह शक्तिमान ऊर्जा है जो विकास की प्रक्रिया को आगे बढ़ाती है। वह प्रत्येक पुरुष को प्रत्येक परिस्थिति को एन केन प्रकार से अपने पक्ष में करने की क्षमता रखती है। वह अपने पति की कमाई का भरपूर उपभोग करती है, भले ही वह नहीं करता हो। वही अपने बच्चों, परिजनों तथा परिवेश की सभी वस्तुओं का आनंद उठाती है। खान पान, बातचीत, मनोरंजन तथा आतिथ्य सत्कार व अन्य कोई भी कार्य उसकी सहभागिता के बिना पूरे नहीं होते। स्त्री ही परिवार तथा उसकी समस्त गतिविधियों की नियंत्रक और मुख्य संचालक होती है। कोई भी उसकी सत्ता को चुनौती देने का साहस नहीं करता। यही कारण है कि वह स्त्री पुरुष युगल का श्रेष्ठतर भाग कहलाती है। बिना उसके पुरुष इस पृथ्वी पर सबसे बड़ा अव्यवस्थित प्राणी ही तो है। स्त्री अपनी सत्ता को किसी भी स्थिति में छोड़ना नहीं चाहेगी। मुख्यतः पति पर उसके अधिकार को, किसी अन्य महिला के साथ उसके संबंधों के बारे में वह सदा सतर्क रहती है। उसको ईर्ष्यालु भी माना जाता है। जीवन के हर क्षेत्र में उसकी यह भूमिका परिलक्षित हो सकती है। यद्यपि ईर्ष्या संकुचित भावना की अभिव्यक्ति होती है जो उसके व्यक्तित्व में नकारात्मकता उत्पन्न करती है और उसकी सहजता को छीन लेती है। वह पुरुष से भी इसी सत्ता के कारण समान रूप से ईर्ष्यालु होती है। पुरुषों की सत्ता के साथ संघर्ष करती है। पुरुष के प्रभुत्व वाली किसी भी परंपरा को वह पसंद नहीं करती। यह सारा खेल समानता के नाम पर चलता है। प्रकृति में प्रभुता का भाव होने के कारण वह किसी भी अन्य के शासन को सहन नहीं कर पाती। हर क्षण मुक्ति के लिए छटपटाती रहती है। अपने प्रभुत्व के कारण ही स्त्री को अपनी क्षमताओं और योग्यताओं पर अधिक विश्वास होता है। उसमें अपेक्षाकृत अधिक सहन शक्ति एवं क्षमा भावना होती है। साथ ही वह यह भी अच्छी तरह जानती है कि किस प्रकार अपने रोष का साधन के रूप में उपयोग करे। स्त्री अपने सुरक्षा भाव तथा आत्मसम्मान के प्रति विशेष रूप से जागरूक रहती है। स्वतंत्रता और समानता की सुविधा के साथ ही आज की नारी अपने जीवन के अंतिम पड़ाव पर अधिक सुरक्षित हो गई है। अधिक से अधिक महिलाएं अपने बच्चों के हितों की रक्षा के लिए संघर्ष करती दिखाई देती हैं। सहज ही प्रश्न उठता है, आखिर यह प्रवृत्ति क्यों बढ़ रही है?
एक पुरुष प्रधान समाज में समानता के नाम पर अपने आप को समर्पित कर देना उसको बहुत महंगा पड़ रहा है। पुरुष उसके घेरे में प्रवेश नहीं कर पा रहा है।